हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु भारती और आप देख रहे हैं स्टेट स्टडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो है ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ट्राइबल्स थे वो ब्रिटिश टाइम पे कैसे रहते थे, उनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी थी, उन लोगों ने रिबेल किस कारण से किया था और कैसे किया था। वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। तो ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते थे। बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वेर इन्वॉल्व इन अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। तो 19th सेंचुरी के टाइम पे बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल थे, लोग थे, वो अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में इन्वॉल्व थे। समवेयर झूम कल्टीवेटर्स, उनमें से कुछ झूम कल्टीवेटर्स थे। झूम कल्टीवेशन मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जो हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है। झूम कल्टीवेशन इज अनदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसा मैंने अभी बताया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक दूसरा है ये मतलब नाम। दी कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। तो इसमें सबसे पहले जो कल्टीवेटर्स होते हैं, जो खेती करने वाले होते हैं, वो ट्री के टॉप्स को यानी कि पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते हैं, और जो बच जाता है जड़ जड़ से थोड़ा सा ऊपर तक जो ज़मीन तक बच जाता है, जो पेड़ हल्का सा पेड़ का पार्ट, उसको जला दिया जाता है। एंड बर्न दी वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। तो लैंड को क्लियर करने के लिए जो उस पर वेजिटेशन यानी कि जो भी पेड़ वगैरह का जो पार्ट होता है, जो पेड़ बच जाते हैं, उसको जला दिया जाता है। दे स्प्रेड द एश फ्रॉम फायरिंग। तो वो लोग एश को, जो जलने के बाद जो एश होता है, जो राख होता है, उसको छिड़क देते हैं पूरे फील्ड पे, जिससे कि जो राख होता है उसमें पोटैश होता है, और पोटैश पूरे सॉइल में मिल जाता है, जिससे कि जो सॉइल है वो फर्टिलाइज हो जाता है। दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स। तो वो जो जूम कल्टीवेटर्स होते हैं वो सीड्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं, यानी कि हाथों से छिड़कते हैं। वो उनको बोते नहीं हैं, जैसे हाथ से बोया जाता है वैसे नहीं, बस ऐसे ही स्कैटर कर देते हैं, छिड़क देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं सीड्स का। डैट इज scattered the seeds on the field instead of plugging the land and sowing the land। मतलब कि वो लोग ना ही लैंड में प्लगिंग करते हैं और ना ही हाथों से सोइंग करते हैं सीड्स का, वो ऐसे ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, छिड़क देते हैं हाथों से। आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप ऑन वन फील्ड, एक फील्ड पे हार्वेस्टिंग करने के बाद, यानी कि एक फील्ड का जो फसल होता है जब उसकी कटाई हो जाती है, उसके बाद वो लोग दूसरे फील्ड पे मूव कर जाते हैं। कल्टिवेटेड वन, जो लैंड होता है, जो फील्ड होता है, वो एक बार जो कल्टिवेट हो चुका है, जिस पे हार्वेस्टिंग हो चुकी है, उसको छोड़ दिया जाता है बहुत सालों तक वैसे ही। और वो जो छोड़ने का जो प्रोसेस होता है, जो लैंड छोड़ा गया है, उसको फैलो कहते हैं। These cultivators were found in the hilly and forested tracts of northeast and central India। तो ये जो कल्टीवेटर्स होते थे, झूम कल्टीवेटर्स, वो पाए जाते थे हिली एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में। फॉरेस्टेड मतलब पूरे पहाड़ी इलाके नहीं, मतलब हल्के हल्के जो हिल होते हैं उधर। और जो फॉरेस्टेड जो एरियाज़ थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया उधर का, और जो सेंट्रल इंडिया हो गया, वहाँ के एरियाज़ में ये पाए जाते थे। समवेयर हंटर्स एंड गैदरर्स, कुछ हंटर्स थे और कुछ गैदरर्स। तो हंटर्स और गैदर से ही समझ में आ रहा है कि जो हंटिंग करते थे और जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को गैदर यानी कि इकट्ठा करते थे। इन मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स में ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो बहुत सारे रीजन्स में, बहुत सारे एरियाज़ में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे। हंटिंग एनिमल्स का हंटिंग करते थे, और जो फॉरेस्ट से जो सामान मिलता था उसको गैदर करते थे, उसको इकट्ठा करके रखते थे, और उससे ही अपना जीवन यापन करते थे। द खोन्स वेयर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन अ फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। तो खोन्स भी उन्हीं कम्युनिटी में से एक थे जो उड़ीसा के जंगलों में रहते थे। ये लोग फ्रूट्स खाते थे एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विथ ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ। और ये लोग जो होते थे खोन्स, वो फ्रूट्स खाते थे, और जो रूट्स होते थे प्लांट्स के वो खाते थे। और ये लोग खाना बनाते थे, जो अपना खाना जो पका के खाते थे, उनमें जो ऑयल यूज़ करते थे वो ऑयल निकाला गया होता था सीड्स से। दो पेड़ों के सीड्स थे, ये साल और महुआ। दे यूज्ड मेनी फॉरेस्ट सर्ब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल पर्पसेस।
तो ये जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे वो फॉरेस्ट सर्ब्स और हर्ब्स का बहुत सारे मेडिसिनल पर्पजेस यानी कि दवाइयों में भी यूज़ करते थे एंड सॉल्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था मतलब फॉरेस्ट से जो भी इनको मिलता था उसको लोकल मार्केट्स में भी बेचते थे। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाई एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन दी लोकेलिटी। तो जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्हें कभी कभी चीज़ों को खरीदने और बेचने की भी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि जो सामान थे जो उनके पास नहीं होते थे लोकेलिटी में यानी कि उनके आसपास में, उनके लोकल एरियाज़ में, उनके लोकल क्षेत्रों में, तो उसको पाने के लिए इन्हें कभी कभी सामानों को खरीदना या फिर बेचना पड़ता था। दिस वॉज डन थ्रू ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। तो ये जो होता था खरीदने और बेचने का काम वो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के माध्यम से होता था। ट्रेडर्स कम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड एट हाई प्राइसेस। तो जो ट्रेडर्स होते थे वो चीज़ों को बेचने के लिए आते थे और बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस पे चीज़ों को बेचते थे। मनी लेंडर्स गिव लोन्स टू मीट देयर कैश नीड्स बट द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन द लोन्स वाज यूजुअली वेरी हाई। तो जो मनी लेंडर्स होते थे वो लोग लोन्स देते थे ट्राइबल्स को, लेकिन जो उनका मनी लेंडर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो बहुत ही ज़्यादा होता था। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मींट डेब्ट एंड पॉवर्टी। तो इसी कारण से जो ट्राइबल्स थे जो उनके लिए ये जो मार्केट था और कॉमर्स था यानी मार्केटिंग जो था पूरा तरीके से इनके लिए मतलब गरीबी का कारण बन गया। सो फॉर द ट्राइबल्स, इसीलिए ट्राइबल्स के लिए मार्केट सॉरी ये हो गया सॉरी therefore come to see money lender and traders as well outsiders and the case of their misery। तो इसी कारण से जो मनी लेंडर्स होते थे और जो ट्रेडर्स होते थे उनको ट्राइबल्स लोग दुश्मन की तरह देखते थे, एक एविल यानी कि शैतान की तरह देखते थे। सम हर्डर्ड एनिमल्स, तो कुछ जो होते थे वो एनिमल्स का ग्रुप रखा करते थे, जिससे कि वो लोग एनिमल के प्रोड्यूस से मतलब एनिमल से जो प्रोड्यूस होता था जो भी चीज़ें प्रोडक्ट मिलते थे उनसे अपने जीवन यापन करते थे। तो उनके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। तो बहुत सारी जो ट्राइबल ग्रुप्स थी वो एनिमल्स को मतलब एनिमल्स का एक झुंड रख के अपना जीवन यापन करती थी जैसे मैंने बताया, और उनके रियरिंग से The Van Gujars of Punjab hills and Labadis of आंध्र प्रदेश वेयर कैटल हर्डर्स। तो जो वान गुज्जर थे और जो लबाडिस थे, तो वान गुज्जर पंजाब हिल्स के थे और जो लबाडिस थे वो आंध्र प्रदेश के थे। एंड दी गुड्डीज ऑफ कोलू वेयर शेफर्ड्स, और जो कोलू के गुड्डीज थे सॉरी गादीज थे वो शेफर्ड्स थे, और जो बकरवास थे कश्मीर के वो गोट्स को पाला करते थे। तो ये कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे जो अलग अलग एनिमल्स को रखा करते थे जिसका मैंने अभी नाम बताया था, वान गुज्जर्स, लबाडीज, गाडीज एंड बकरवाल्स। सम टुक सेटल कल्टीवेशन, कुछ जो थे वो सेटल कल्टीवेशन करते थे। सेटल कल्टीवेशन मतलब एक जगह पे परमानेंटली रह के उसी लैंड को बार बार समय पे वहीं पे कल्टीवेशन करना, किसी एक पार्टिकुलर लैंड पे, मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होता था एक लैंड से दूसरी लैंड पे। बिफोर दी 19th सेंचुरी के पहले मैनी फ्रॉम विद इन दी ट्राइबल ग्रुप्स, तो 19th सेंचुरी के पहले बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो सेटल होना चालू कर दिए थे एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर। तो बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो 19th सेंचुरी के पहले से मतलब 19th सेंचुरी आते आते वो लोग सेटल होना स्टार्ट कर दिए थे और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिए थे फील्ड्स को एक ही जगह पे, मतलब समय के अनुसार ईयर आफ्टर ईयर हर साल। इंस्टीड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने की जगह ये लोग परमानेंटली एक ही जगह पे रह के फिर वहीं पे कल्टीवेशन करते थे। दे बिगिन टू यूज प्लग एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। तो ये जो सेटल कल्टीवेटर्स होते थे वो लोग प्लग का यूज़ करने लगे और उन्हें हक मिल गया उस लैंड पे जहाँ पे वो रहते थे। इन द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, तो जो मुंडास थे छोटा नागपुर के, द लैंड बिलोंग टू द क्लेन एज अ होल। तो वहाँ पे जो लैंड था वो पूरे एक होल मतलब जो पूरा लैंड है उनका वो पूरे क्लैन का होता था, किसी एक पार्टिकुलर आदमी का नहीं होता था।
ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड, सबको हक था ज़मीन पे अपना अपना। बट सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स, लेकिन जो कुछ लोग थे उसी क्लैन के, उन्हें ज़्यादा पावर मिल जाता था। सम बिकेम चीफ्स, कुछ चीफ बन जाते थे, और कुछ उनके फॉलोअर्स। British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santals as more civilized than hunter-gatherers और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देखा कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो सेटल्ड हैं जैसे गोंड्स और संथाल्स, वो बाकी सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, मतलब ज़्यादा सभ्य हैं, उनकी सभ्यता उनसे ज़्यादा डेवलप्ड है। बाकी सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वाले और जो हर्डर्स थे उनसे ज़्यादा ये लोग सिविलाइज्ड थे। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स? तो अब है कि जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिश रूल था, उसने कैसे ट्राइबल लाइफ्स को अफेक्ट किया, मतलब किस तरीके से चेंजेस आए ट्राइबल लाइफ्स में कॉलोनियल रूल के कारण। अब व्हाट हैपन टू दी ट्राइबल चीफ्स, अब ट्राइबल चीफ्स को क्या होता है, मतलब ट्राइबल चीफ्स को क्या क्या अफेक्ट होता है कॉलोनियल रूल से, अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के अराइवल के पहले, जो ब्रिटिश थे उनके आने के पहले जो ट्राइबल चीफ्स थे वो आराम से अपना जो उनका हक था, जो उनका पावर था, वो लोग अपना पावर इंजॉय कर रहे थे, अपने जो लैंड था, उनका जो टेरिटरी था वहाँ पे। लेकिन जो ब्रिटिश पावर था वो आया तो इनका जो भी पावर था वो सारा ध्वस्त हो गया, सारा ख़राब हो गया, मतलब किरे कराए पे पानी फिर गया इनके। और जो ब्रिटिश रूल था उनमें ये लोग अपना पावर खो दिए, मतलब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही इन्हें सारा काम करना पड़ा था। तो वही अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर दी अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के आने के पहले, इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories। तो ब्रिटिश के आने के पहले ये जो ट्राइबल चीफ्स थे उनके अपने अपने एरियाज थे जहाँ पे वो अपना जो इकोनॉमिक पावर था वो इंजॉय करते थे, और इनके पास हक था एडमिनिस्टर करने का, मतलब रूल करने का, कंट्रोल करने का अपनी टेरिटरी में। अंडर ब्रिटिश रूल में द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज लार्जली। तो जो ब्रिटिश रूल था उसके अंडर में आने के बाद इनका जो भी फंक्शनिंग था, मतलब जो भी ये कार्य करते थे, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया, इनका पावर भी पूरी तरीके से चेंज हो गया था। दे वेयर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वेयर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। तो ब्रिटिश जब आए तो इन्हें अलाउ कर दिया, आप लैंड का जो मतलब नाम है, मतलब लैंड आपके ही नाम पे रहेगा, लेकिन लैंड से जो रेवेन्यू, जो टैक्स आ रहा है, जो रेंट लिए जा रहे हैं, वो ब्रिटिश के हिसाब से लिए जाएंगे, और जो आप उस पर रूल करेंगे, जो आप उसके रूल्स बनाएंगे, जो उसका रूल और रेगुलेशन होगा, वो ब्रिटिश के हिसाब से होगा। दे ऑल्सो हैड टू डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ही ट्राइबल ग्रुप्स में डिसिप्लिन भी लाना पड़ा था इनको, मतलब जैसा वो लोग कहते थे वैसा ही कर रहे थे ट्राइबल चीफ्स अपने ट्राइबल ग्रुप के साथ। वॉट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, तो जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे उनके साथ क्या हुआ। द ब्रिटिश वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल एंड बिकेम पीजेंट कल्टिवेटर्स। तो जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं और जो वो हर्डर्स थे वो सेटल हो जाएं और पीजेंट कल्टिवेटर हो जाएं, यानी कि खेती बाड़ी करने लगे एक जगह पे आराम से रह के। द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट, और वो लोग चाहते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि एक मतलब रेगुलर रेवेन्यू का सोर्स आज मतलब बन जाए, इन सब से हमेशा रेगुलरली इनसे रेवेन्यू आता रहे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट, और इसी के वजह से, मतलब इसी के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया, लाया। डैट इज़ दे मेजर्ड लैंड, उन्होंने लैंड को, मतलब इसमें लैंड सेटलमेंट में क्या होता था, वो लोग लैंड को मेज़र करते थे और वहाँ पे उस हिसाब से वहाँ का जो हक था, वहाँ के जो वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको, उनके ऊपर उस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस लाद देते थे।
दे मेजर्ड लैंड्स, वो लोग मेजर करते थे लैंड को, डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू लैंड। तो जो हक था ये हर एक नागरिक का, हर एक ट्राइबल का लैंड के ऊपर, वो लोग ही डिसाइड करते थे कि किस तरीके का होगा। एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, और वहाँ का जो रेवेन्यू था मतलब फिक्स कर देते थे वहाँ का रेवेन्यू कि आप हमें इतना रेवेन्यू फिक्स है, आप हमें देते रहेंगे। सम पीजेंट्स वेयर डिक्लेयर्ड लैंड ऑनर्स, अदर टीरेंट्स। तो कुछ जो पीजेंट्स थे, जो कुछ फार्मर्स थे, उन्हें लैंड ऑनर बना दिया गया था, और बाकी सबको टीनेंट्स यानी कि रेंट देने वाला बना दिया गया था। टीनेंट्स कौन होते थे? टीनेंट्स होते थे जो रेंट देते रहते थे लैंड ओनर्स को, और लैंड ओनर्स उस रेंट से रेवेन्यू देते थे ब्रिटिशर्स को। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो ये इच्छा था झूम कल्टिवेटर्स को सेटल करना, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। सेटल्ड प्लॉट कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्केयर एंड द सॉइल इज़ ड्राई। तो जो सेटल प्लॉट कल्टीवेशन है वो उस एरियाज में पॉसिबल नहीं था जहाँ पे जो पानी है वो कम है और जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं है और सूखा हुआ है। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स, तो बहुत सारे ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जब उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया इनके अगेंस्ट में। द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। और जब इतने सारे प्रोटेस्ट होने लगे तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें अलाउ करना पड़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉरेस्ट के कुछ एरियाज में। फॉरेस्ट लॉज क्लासिफाइड सम फॉरेस्ट एज रिजर्व फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट लॉज थे उन्होंने मतलब क्लासिफाई किया फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे, जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो टिम्बर ऑब्टेन करते थे, प्रोड्यूस करते थे उस एरिया से जहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट था। तो वो लोग टिम्बर इसलिए प्रोड्यूस कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वेयर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। तो ये जो फॉरेस्ट थे, जो रिजर्व फॉरेस्ट थे, यहाँ पे लोगों को फ्रीली यानी कि आराम से मूव करना मना किया गया था, और जूम कल्टीवेशन भी मना कर दिया गया था इस एरियाज़ में करना। और फ्रूट्स जो होते थे और जो एनिमल्स होते थे, वो एनिमल्स को भी यहाँ पे हंटिंग नहीं की जा सकती एनिमल्स की, और यहाँ से फ्रूट्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते थे ट्राइबल्स। तो ये जो पूरा कहानी था वो रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में था। मैनी शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स देयर फॉर फोर्स्ड टू मूव टू द अदर लैंड इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड। तो इसी कारण से बहुत सारे जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे उन्हें फोर्स करके मूव कर दिया गया था दूसरे लैंड्स पे, दूसरे एरियाज़ की तरफ, जहाँ पे वो लोग जाकर अपना काम मतलब जीवन यापन के लिए काम और लिवलीहुड ढूंढ सकें। दिस पोसेजेस प्रॉब्लम ऑफ लेबरर्स। इसी कारण से जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लेबर्स की प्रॉब्लम होने लगी, यानी कि उनके पास लोग नहीं थे काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ट्राइबल्स को भगा दिया था। फॉर द ब्रिटिशर्स टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स, यानी कि उनके पास अब लेबर्स नहीं बचे थे पेड़ों को काटने के लिए, और जो लॉग थे, जो पेड़ से काटे गए जो लकड़ियाँ थीं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। These possesses problem ये हो गया। Thus the Britishers decided that they would give Zoom cultivators some small patches of land in the forests and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the forest villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest। तो ब्रिटिशर्स ने ये देखते हुए एक डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोग जूम कल्टीवेटर्स को कुछ लैंड्स देंगे, कुछ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड यानी कि कुछ टुकड़े देंगे लैंड्स के, जहाँ पर वो लोग अपना कल्टीवेशन कर सकें, और एक कंडीशन भी रखेंगे कि जो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं उन्हें मतलब काम करना पड़ेगा, लेबरिंग करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, और फॉरेस्ट की भी देखभाल करनी पड़ेगी। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रॉज इन ओपन रेबेलियन, और इसी कारण से इतने सारे जो अत्याचार हुए ब्रिटिशर्स के ऊपर, इन्हीं कारण से जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने रेबेलियन विद्रोह किया। सच वाज द रिवॉल्ट ऑफ संगमा। तो उसी में से एक रिवॉल्ट था सोंग्राम संगमा, 1906 में हुआ था ये असम में। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ
1930s इन सेंट्रल प्रोविंसेस। तो जो सेंट्रल प्रोविंसेस थे वहाँ पे भी रिवोल्ट हुआ था, जो हुआ था 1930 में, जिसको कहा जाता है फॉरेस्ट सत्याग्रह। दी प्रॉब्लम विथ ट्रेड, तो जो ट्रेड था उसके साथ भी प्रॉब्लम हो रहा था। ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी जब चल रही थी तब traders and money lenders started coming to more often in forest, wanting to buy forest produce, offering cash loan and asking tribal groups to work for wages। तो 19th सेंचुरी के दौरान जो ट्रेडर्स थे, जो मनी लेंडर्स थे, वो लोग बहुत ही जल्दी जल्दी आ रहे थे फॉरेस्ट में ट्राइबल्स के पास अपना सामान बेचने के लिए, कैश लोन ऑफर करने के लिए, और भी जो वर्कर्स थे उनसे काम कराने के लिए दिहाड़ी पे। हजारीबाग वाज एन एरिया वेयर संथाल्स रियर्ड कुकुन्स। तो हजारीबाग एक एरिया है जहाँ पे संथाल लोग कुकुन को रियर करते थे। दी ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कुकुन्स। तो जो ट्रेडर्स थे, जो सिल्क जो बेचने वाले थे, जो एजेंट्स थे, उनके साथ डील करते थे और लोन्स भी प्रोवाइड करते थे ट्राइबल पीपल्स को जो कुकुन कलेक्ट करते थे। दी कुकुन्स वेयर देन एक्सपोर्टेड टू गया। उसके बाद जो कुकुन्स थे, जो ट्रेडर्स ने कलेक्ट किया था ट्राइबल्स को लोन देने के बाद, वो कुकुन्स को एक्सपोर्ट करते थे गया में बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस पे, यानी कि 5 गुना ज़्यादा दाम पे वो लोग एक्सपोर्ट करते थे गया में कुकुन्स को। The middlemen who arranged deals between exporters and silk growers made huge profits। तो ये जो एक्सपोर्टर्स थे, यानी कि जो गया में जो एक्सपोर्ट हो रहा था, वो तो उधर के जो एक्सपोर्टर्स थे वो, और ये जो सिल्क ग्रोवर्स थे वो, उनके बीच के जो लोग होते थे मिडिल मैन, जो ये ट्रेडर्स वगैरह थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। इसी की वजह से कम दाम पे लेके और उसके 5 गुना पे बेच के ये लोग बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट बना रहे थे। दी सिल्क ग्रोवर्स अर्नड वेरी लिटिल। तो जो सिल्क ग्रोवर्स थे वो बहुत ही कम कमाई कर पा रहे थे, उनका जो इनकम था वो बहुत कम था। द सर्च फॉर वर्क, द कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स हु हैड गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज इवन वर्स। तो जो कंडीशन था ट्राइबल्स के साथ, जो घरों से दूर गए थे अपने काम की खोज में, काम की तलाश में, उनका जो कंडीशन था वो इससे भी ज़्यादा बदतर था। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी से ख़त्म होते 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते जो टी प्लांटेशन था और जो माइनिंग था कोल का, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया इंडस्ट्री। ट्राइबल्स वेयर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क द टी प्लांटेशंस ऑफ असम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड एंड वेयर पेड माइजरबली लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। तो जो ट्राइबल्स थे वो उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा कट्टरता से बिहेव कर रहे थे, मतलब गुस्सा में थे। जो लोग उन्हें बहुत कम पैसे दे रहे थे टी प्लांटेशन में जो असम के थी उधर, और जो कोल माइंस थे झारखंड के उधर, यहाँ पे जो दोनों जगह पे जो ट्राइबल्स थे वो गुस्से में थे, जो उन्हें कम पैसे दे रहे थे उनसे। और जो कम पैसे दे रहे थे, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं उनके मालिक, उन लोगों से ये बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनसे ये कम पैसा पा रहे थे और इन्हें घर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। इसके बाद है अ क्लोजर लुक थ्रू द 19th एंड 12th सेंचुरी, यानी कि 19th और 12th सेंचुरी से ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रेबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज। तो बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे अलग अलग पार्ट्स में कंट्रीज़ के, उन लोगों ने रेबेल किया जो चेंजेस आए थे लॉज में फॉरेस्ट के, उनके कारण। दी रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रैक्टिसेस, जो उनके प्रैक्टिसेस थे, जो उनके रीति रिवाज थे, उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, जो रोक लगा दिया गया था, उसके कारण दी न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, जो नए टैक्सेस उन्हें पे करने पड़ रहे थे उसके लिए, और जो उन्हें परेशानियां जो प्रताड़ित किया जा रहा था उन्हें ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के द्वारा, उसके वजह से इन लोगों ने रेबेल किया। दी कोल्स रेबेल्ड इन 1831 टू 32। तो जो कोल्स थे उन लोगों ने रेबेल किया था 1831 से 1832 तक के बीच में। संथाल्स रोज इन रेवोल्ट इन 1855।
तो जो संथाल्स थे उन्होंने 1855 में रिवोल्ट किया था। दी बस्टर रेबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910। तो जो बस्टर रेबेलियन था सेंट्रल इंडिया में, वो हुआ था 1910 में। और 1940 में हुआ था वर्ली रिवोल्ट, जो हुआ था महाराष्ट्र में। और जो बिरसा मुंडा जो है, उसका जो मूवमेंट है वो भी इन्हीं रिवोल्ट में से एक है। तो बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो चलिए अब उसको पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा। बिरसा वाज बॉर्न इन दी मिड 1870s। तो जो बिरसा मुंडा थे उनका जन्म 1870 शताब्दी के दौरान हुआ था, मतलब कि 1870 के बाद और 1880 के पहले। ही वॉज द सन ऑफ पुअर फादर। वो एक गरीब पिता की संतान थे। ग्रो अप अराउंड दी फॉरेस्ट ऑफ बहोंडा, ग्रेजिंग शिप, प्लेइंग विथ फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखड़ा। तो ये बिरसा मुंडा थे, उनका जो बचपन था वो फॉरेस्ट के अराउंड, जंगल के अराउंड में गुजरा था। भेड़ों को चराते हुए गुजरा था और बांसुरी से खेलते हुए, और अखड़ा जो होता था उस टाइम पे उसमें नाचते हुए बीता था इनका बचपन। बिरसा मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटीज़। तो जो बिरसा मूवमेंट था वो उसका एक ही लक्ष्य था, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उनको रिफॉर्म करना, उनको फिर से पहले जैसा बना देना। He argued the Mundas to give up drinking liquor, clean their villages, and stop believing in witchcraft and sorcery। तो जो बिरसा मुंडा थे उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे या फिर जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनके लिए इनका एक मत था, मतलब कि वो चाहते थे कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें के जो लोग हैं वो ड्रिंकिंग, शराब पीना छोड़ दें, और बहुत सारे जो बुरे बुरे काम हैं, यानी कि अपने विलेज में, अपने एरिया में, अपने क्लैन में साफ़ सफाई रखें, साफ़ सुथरा रखें सब कुछ। और जो अपने ही लोगों को जो मार रहे हैं और जो अंधविश्वास में उनका बिलीव है वो भी दूर हो। इन 1895 1895 में बिरसा argued his followers to recover their glorious past when Mundas lived a good life। तो 1895 में जो बिरसा थे उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि उनका जो पुराना जो पास्ट था, जब मुंडा लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करते थे, अच्छे से रहते थे, एक अच्छा जीवन बिताते थे, वैसा जीवन फिर से हो। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स। तो उन्होंने एम्बैंकमेंट्स बनाए। टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स। जो बहुत सारे जो नेचुरल चीज़ें थी उन्हें इन्होंने बचाया। प्लांटेड ट्रीज़ एंड ऑर्चर्ड्स। तो इन्होंने ट्रीज़ वगैरह भी बोए। प्रैक्टिस्ड कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग। और यहाँ पे जो मुंडा हैं, बिरसा मुंडा हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस किया, कल्टीवेशन, जिससे कि इनका जो जीवन यापन हो वो मतलब अच्छे से हो पाए। द पॉलिटिकल एम ऑफ द ऑफ बिरसा मूवमेंट वॉज टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनीलैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट, and set up a Munda Raj with बिरसा at its head। तो जो बिरसा मूवमेंट था उसका एक एम था, पॉलिटिकल एम, जो था मशीनरीज, मनी लैंडर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको हटा दिया जाए और उसके बाद ब्रिटिश राज लाया जाए, जिसमें के हेड कौन होंगे, वो होंगे बिरसा मुंडा। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट। तो जैसे जैसे ये जो मूवमेंट था वो स्प्रेड होता गया, वैसे वैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा कि हमें अब इसके खिलाफ या फिर इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा राज चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बिरसा को अरेस्ट कर लिया 1895 में। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ रियोटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। और उनको जेल में डाल दिया 2 सालों के लिए। और उसके बाद जब 1897 में जब ये जेल से निकले तो उन्होंने फिर से सपोर्ट के लिए बहुत सारे विलेजेस में घूमना स्टार्ट कर दिया। हिज फॉलोअर्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस एंड चर्चेस।
तो उनके जो फॉलोअर्स थे बिरसा मुंडा के, उन्होंने पुलिस स्टेशंस और जो चर्च थे उन पे अटैक किया एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स, और जो जमींदार्स और जो मनी लेंडर्स थे उनकी प्रॉपर्टी को भी रेड कर लिया, यानी कि कब्जा लिया। दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, और वो लोग बिरसा राज का जो सिंबल था, जो था वाइट फ्लैग, वो लोग उसको लहराते थे। इन 1900 1900 में बिरसा मर जाते हैं कोलेरा से। कोलेरा पानी की डिजीज़ है एक, उससे बिरसा की मौत हो जाती है। दी मूवमेंट फेडेड आउट, और उसके बाद जो ये जो मूवमेंट था वो ख़त्म हो जाता है। दी सिग्निफिकेंस ऑफ बिरसा मूवमेंट, तो जो बिरसा मूवमेंट है उसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of tribals could not be easily taken over। तो जो बिरसा मूवमेंट था उससे उसने जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको फोर्स किया, जिससे कि जो लॉज बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के ऊपर, ब्रिटिशर्स के लैंड्स के ऊपर, वो हटा दिए गए, टेकन ओवर बाय डीकूज। और जो डीकूज थे, जो आउटसाइडर्स थे, यानी कि वो लोग जो ट्राइबल्स थे वो डीकूज कहते थे, जो आउटसाइडर्स होते थे उनको। और आउटसाइडर्स कौन होते थे? तो जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स और ये जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हीं को ये लोग डीकूज कहते थे। It showed once again that tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against the colonial rule। तो इससे हमें ये इस मतलब ये जो मूवमेंट था उसने हमें ये भी दिखाया कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो लोग रेवल कर सकती हैं कॉलोनियल जो रूल है उसके खिलाफ, और जो उनका गुस्सा है उसको भी ये लोग आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही था ये वाला चैप्टर, और इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म होता है और ये वीडियो भी। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।